दास्ताने रूहे बासिल एपिसोड 5। शाम से रात होती जा रही थी। रूही अभी तक वापस नहीं लौटी थी। बदर हवेली आ रहा था लेकिन वो हवेली वापस नहीं लौटा, वहीं से कहीं और चला गया। रूही अपनी गाड़ी से निकलकर हवेली में दाखिल होती है तो शीज़ा की नज़र हॉल में दाखिल होती रूही पर पड़ती है तो वो फ़ौरन से अपना हाथ बासिल के हाथ पर रख देती है। बासिल उसकी हरकत पे हैरान होता है और शीज़ा के हाथ से नज़र उठाकर जैसे ही ऊपर देखता है तो सामने से आती रूही को देखकर वो शीज़ा का हाथ अपने हाथ से हटा देता है। रूही नज़रें झुकाकर हवेली में दाखिल हो रही थी कि उसकी नज़र सामने हॉल में बैठे बासिल और शीज़ा पे पड़ती है, जो एक ही सोफ़े पर दूर दूर बैठे थे। रूही की नज़र उनके हाथों पे पड़ चुकी थी। रूही बिना कुछ बोले चुपचाप सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है कि पीछे से हीरा बेगम की आवाज़ पर वो फ़ौरन से मुड़कर पीछे की तरफ देखती है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। रूही 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि वापस नीचे आके हीरा बेगम के गले लग के कहती है, गुड़िया ठीक हो? हीरा बेगम रूही के सर पे हाथ फेरते पूछती हैं। ठीक हूँ ताई अम्मी मैं। रूही मुस्कुराते उनके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते कहती है, अच्छा चलो खाना, मुझे याद पड़ता है कि तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बासिल बैठा हुआ सोफ़े पर शीज़ा के साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर काम कर रहे थे। शीज़ा बराबर बोले जा रही थी लेकिन बासिल के कानों में फिर भी रूही की आवाज़ आ रही थी। बासिल सुन भी रहे हो मुझे? शीज़ा एक बार फिर से उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुन रहा हूँ मैं। बासिल कहता शीज़ा का हाथ अपने हाथों से एक बार फिर से हटाता है। ताई अम्मी मुझे भूख नहीं लगी है, जब लगेगी तब खा लूँगी, मैं जाऊँ? रूही ताई अम्मी के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से पूछती है। जाओ। हीरा बेगम रूही के माथे पे अपने लब रखते कहती हैं। रूही फ़ौरन से दोबारा बिना बासिल की तरफ देखे सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अपना दुपट्टा उतार के, एक तो बाहर एक बच्चा है जिसने बोले जा रहा है काफ़ी देर से, हाय। हालांकि देखो कितनी साइलेंस है लेकिन वो बोल रहा है। अब मैं ना काट नहीं सकती, ठीक है? अब मैं पढ़ती जा रही हूँ, उसको बोलना है तो वो बोलता जाए। सानू की अपना दुपट्टा उतार कर सोफ़े पे फेंकती है और पैर ज़मीन को लटकाते हुए वो छत की तरफ देखने लग जाती है। रूही की नज़रें मुसलसल छत की तरफ थी और उसके दिमाग में मुसलसल बातें गूंज रही थी। तुमने कितनी आसानी से हमारी दोस्ती ख़त्म कर दी, जिसको संभाल कर रखने के लिए मैंने तुम्हें शादी से भगा देने से पहले एक बार नहीं सोचा तो इस दोस्ती को ख़त्म करेगा। इससे पहले मैं तुझे ही ना ख़त्म कर दूँ। रूही उठ के बैठती है कि सामने से अचानक बासिल आ जाता है। अंकल डरा दिया मुझे। रूही अपने दिल पे हाथ रख के धड़कते हुए दिल से कहती है, तुम और डर गई। चुड़ैलें भी कभी डरती हैं इंसानों से? हैरानगी की बात है। बासिल अपने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए रूही को देखते कहता है, रात हो गई है, तुम्हारे पास दुपट्टा भी नहीं है, हम दोनों कमरे में अकेले भी हैं, तो क्या मैं ये तुम्हारा इशारा समझूं? कहते हुए बासिल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। समझ लें, आज रात अपनी आखिरी रात का इशारा समझ लें आप इस दुनिया में। रूही अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहती है और कह के खड़ी हो जाती है, आपकी एक्सपायरी डेट वैसे भी नज़दीक है, अगर मेरे हाथों से मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, दुनिया से बोझ ही कम होगा ना। रूही गंदा सा मुँह बना के गहरा सांस लेते हुए कहती है और कह के दरवाजे की तरफ अपना एक कदम ही बढ़ाती है कि बासिल कमर पे हाथ बांधे हुए रूही के सामने आ खड़ा होता है। रात को कमरे से बाहर जाना बंद है तुम्हारा, भूल गई क्या? बासिल रूही के चेहरे की तरफ देखते पुरसकून लहजे में कहता है, क्यों बंद है? वो गुस्से में पूछती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। बासिल कंधे उचकाते कहता है, और मैं आपकी बात क्यों मानूं और क्यों रहूं एक कमरे में आपके साथ? नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप जाएं और जाके शीज़ा बाजी के हाथों में हाथ डाल के उनसे बातें करें, मेरे मुंह मत लगे आप। रूही गुस्से में कहती है, क्योंकि बीवी तुम हो मेरी, इसलिए तुम मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहोगी, बाहर नहीं जाओगी तुम। बासिल पुरसुकून सा रूही के चेहरे को देखते मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस वक्त ना तो आपकी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही कुछ भी सुनना चाहती हूँ। सुकून चाहिए मुझे जो आपके साथ एक कमरे में मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर जाना पड़ेगा। रूही बासिल को क्रॉस करते हुए कहती है। वो उससे दूर एक कदम ही हुई थी कि बासिल रूही को दुपट्टे से खींचकर अपनी बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ता है। ये क्या कर रहे हैं आप? रूही बासिल की इस अचानक सी हरकत पे बौखलाते हुए कहती है, तुम्हें सुकून देने की एक कोशिश। बासिल रूही को बेड पर लेटाते हुए रूही का सर अपने बाजुओं पर रखकर उसकी आंखों में देखते कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? रूही अपने आप को बासिल की बाहों में देखते कहती है,
वही जो मैं हर बार करने के चक्करों में होता हूँ, पर तुम मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर देती हो हमेशा। बासिल बेड पर रूही को लिटाते हुए उसका सर अपने बाजुओं पर रखते हुए कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है ना, इस बार भी आपके इरादों को नाकाम करने वाली हूँ। इसलिए बेहतर है आप खुद ही जल्दी से मुझसे दूर हो जाएं और मुझे इस वक्त बाहर जाने दें ताकि मैं घर जाके पढ़ाई कर सकूं। रूही बासिल की आंखों में देखते सीरियस होकर कहती है, पढ़ाई में सुकून नहीं मिलता है मेरी जान, सुकून चाहिए था ना तुम्हें, तो वो मैं तुम्हें दूंगा, और इस वक्त दूंगा ताकि ये जो तुम्हारा गर्म दिमाग है वो दुरुस्त हो जाए और तुम फिर से पहले वाली मेरी गुड़िया बन जाओ। बासिल रूही के गले से उसका दुपट्टा उतारते हुए उसकी आंखों में देखते कहता है, अगर आप चाहते थे कि मैं पहले जैसी ही रहूं तो नहीं लानी चाहिए थी ना मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में। मुझे भी यूँ टेंशनों में रहना पसंद नहीं है, पर आपके आने के बाद हर दिन एक नई टेंशन मिल जाती है मुझे। बासिल के चेहरे की तरफ देखते गहरा सांस लेते बोली, और बासिल के सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर करके उठ के बैठ जाती है। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और जो उनका सामना कर सके इंसान तो वही है ना। रूही की झुकी हुई पलकों को देखते उसके सर पे हाथ रख के प्यार से कहता है, तो इन मुश्किलात का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? जो रिश्ते जो दोस्तियाँ छूट रही हैं वो छोड़ दूँ मैं? एक तरफ बदर और दूसरी तरफ महरीन, जिससे मैं कोई भी बात करने से पहले कभी नहीं सोचती थी, आज उसके सामने जाने से पहले मुझे 1000 दफ़ा सोचना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। रूही बासिल का हाथ अपने सर से झटक कर गुस्से में उसकी आंखों में देखते बोलती है और कहते हुए बेड से दुपट्टा हाथ में पकड़े खड़ी हो जाती है। रूही बेड से दूसरी तरफ से उतरी थी, वो कमरे से बाहर जाने के लिए गुस्से में बासिल को क्रॉस करती ही है कि वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा के अपनी बाहों में कैद कर चुका था। बासिल इस वक्त मुझे कुछ मत कहे, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब हो चुका है, मैं मज़ीद नहीं करना चाहती, प्लीज़ छोड़े मुझे। रूही कह के खुद को बासिल की बाहों से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए कहती है, नाराज़ हो मुझसे? बासिल रूही की तल्ख बातों को सुनते हुए कहता है, नहीं हूँ मैं नाराज़ आपसे, आप छोड़े मुझे ताकि मैं घर जाके पढ़ूँ। रूही बासिल से दूर जाने का बहाना बनाते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हें इस वक्त मुझे पढ़ना चाहिए ना कि किताबों को। बासिल रूही का रुख अपनी तरफ मोड़ते कहता है, मैंने नहीं पढ़ना, आपको पढ़ लिया है और समझ भी लिया है अच्छे तरीके से, अब मज़ीद कुछ और नहीं पढ़ना। बासिल के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते कहती है, अच्छा तो क्या पढ़ा तुमने अब तक मुझ में? बासिल रूही को अपनी तरफ खींचकर उसके कान के करीब सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, यही कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, मतलबी हैं और गंदे भी हैं। आप ना ही तो अच्छे इंसान हैं और ना ही एक अच्छे शौहर हैं। रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है, मैं अच्छा शौहर नहीं हूँ। बासिल का ध्यान रूही की सिर्फ इसी बात पे जाता है, जी आप अच्छे शौहर नहीं हैं, आप बहुत गंदे हैं, मैं नाराज़ हूँ आपसे, अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी, ये आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ, अब सब खत्म। रूही सीरियस फेस में बासिल की आंखों में देखते कहती है, अब छोड़े मुझे, वरना मैंने सबको चीख के बुला लेना है और मैं कहूँगी कि आप मुझे मार रहे हैं। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है अच्छे से आता है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप मुझे खुद ही छोड़ दें, अभी और इसी वक्त। रूही बासिल को धमकी देते हुए कहती है। रूही की बात पर बासिल का कहकहा हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है, तो मुझसे दूर नहीं जा सकती अब रूही, कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अब चाहे मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, रहना तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। और रही बात ज़िंदगी की मुश्किलात की, तो वो मैंने तुम्हारे लिए अभी तक खड़ी ही नहीं की हैं, लेकिन अगर एक बार मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो याद रखना, बासिल को तुम्हारे लिए दुनिया वाला बासिल बनने में वक्त नहीं लगेगा। बासिल रूही की कमर पे गिरफ्त मजबूत करते कहता है, बासिल छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। रूही उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते कहती है, और जो तुम्हारी तल्ख बातों से मुझे होता है उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? बासिल अपने लफ्ज़ों पे जोर देते गुस्से में कहता है, मुझे तल्ख बातें करने पे मजबूर भी तो आप करते हैं, आप छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। रूही बासिल को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, कह दिया ना मैंने, दूर नहीं जाऊँगी मुझसे, समझ नहीं आता तुम्हें? बासिल रूही को दीवार की तरफ पेट पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहता है, बासिल रूही गुस्से में कहती है, तुम मुझसे नाराज़ हो तो इस वक्त मुझे तुम्हें मनाना चाहिए। फिर कैसे मनाऊँ मैं तुम्हें, कैसे मानूंगी तुम? बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं नहीं मानूंगी, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। जो मुझे दर्द देगा मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। रूही कहकर बासिल को खुद के करीब आने से पहले ही कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, पर बासिल उसके एक कदम पर ही उसके करीब आ चुका था। मुझ में दिलचस्पी नहीं है तुम्हें?
बासिल रूही के बिल्कुल करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में पीछे गर्दन की तरफ से पकड़कर उसकी आंखों में देखते पूछता है, हाँ नहीं है मुझे आप में कोई भी दिलचस्पी। शायद आप भूल गए हैं, पर मैं नहीं, आपसे शादी मर्जी की नहीं ज़बरदस्ती की हुई है। और ज़बरदस्तियों के रिश्तों में मोहब्बतें नहीं होती, सिर्फ मजबूरियाँ होती हैं, और मैं मजबूरियों के रिश्तों को नहीं निभाती हूँ। रूही बासिल के सीने पे हाथ रखे उसे ज़ोर से धक्का मारते खुद से दूर करते हुए कहती है, मजबूरी? बासिल उसकी बात को दोहराता है, ये रिश्ता मजबूरी है तुम्हारे लिए? बासिल गुस्से में देखते हुए पूछता है, हाँ मजबूरी ही है। रूही दो टोक लहजे में बासिल के गुस्से में भरी हुई आंखों में देखते कहती है, पर ये मेरे लिए मजबूरी नहीं है रूही, मैंने इसे कबूल किया था। आपने किया था, मैंने नहीं। मैं आप जैसे अनापरस्त मर्द को कभी अपने लिए तसव्वुर भी नहीं करती थी। अगर मेरे बस में होता, अगर मुझे मेरी माँ से उस वक्त गुस्से में वादा न करना पड़ता, तो यकीन माने आपसे शादी कभी भी नहीं करती, क्योंकि आप मुझे ना पहले पसंद है और ना ही अब हैं। इसलिए मुझसे किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। रूही बासिल की तरफ कदम बढ़ाते उसकी आंखों में देखते कहती है, रिश्ता जुड़ चुका है रूही बासिल सिकंदर। मैंने सोचा था कि तुम्हें प्यार से रखूँगा, पर शायद तुम नरमी को मेरी कमज़ोरी समझ रही हो। बासिल बेहद संजीदा और सख्त लहजे में कहता है। रूही उसका चेहरा देखकर एक लंबा गहरा सांस लेती है। बासिल एक बार फिर से गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। रूही उसको गुस्से में देख के खुद पीछे की तरफ कदम उठाने लगती है। मैंने तुम्हें प्यार से संभाल के रखने का सोचा था, क्योंकि मेरा गुस्सा, मेरी तलखी तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, लेकिन तुमने मेरे सर चढ़ने की कसम खा रखी है, तो भी ठीक है, मुझे मेरे सर चढ़े लोगों को सर से उतारना आता है। बासिल रूही के सामने उसके करीब आकर एक हाथ दीवार पर रख के उसकी आंखों में देखते कहता है, आज के बाद बासिल तुम्हारे लिए भी वही होगा जो वो सबके लिए सबके सामने होता है। अब अगर तुमने मेरे सामने दोबारा ज़बान चलाने की कोशिश भी की तो याद रखना रूही, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत सब्र आजमा चुकी हो तुम मेरा, अब और मज़ीद नहीं। अब बदतमीज़ी करोगी तो उसके बाद के अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बासिल ज़ोर से दीवार पर अपना हाथ का मुक्का बना के मारता है। बासिल मुक्का मारकर ज़ोर से कमरे से गुस्से में बाहर निकल जाता है। रूही बासिल को जाता देख खुद भी अपने गले से दुपट्टा उतार के ज़ोर से ज़मीन पर फेंकती है और ख़ुद ज़मीन पर बेड से टेक लगाए वहीं बैठ जाती है। शीज़ा किचन में मौजूद बासिल को गुस्से में कमरे में से जाता देख हंसते हुए मज़े लेते हुए रूही के कमरे की तरफ बढ़ती है। आयमा कमरे में भूख से निढाल हुई पड़ी थी, कभी सोफे पे बैठ जाती तो कभी अपने पेट को हाथ से दबाते हुए कमरे में चलने लग जाती है। आयमा ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। रूही भी उससे खाने का पूछना भूल चुकी थी, क्योंकि वो खुद टेंशन में खाना खाना भूल गई थी। अल्लाह जी, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या करूँ? कमरे से बाहर ऐसे कैसे चली जाऊँ? अगर आंटी ने मुझे देखकर फिर से गुस्से में आ गई तो फिर क्या करूँगी मैं? आयमा कमरे की खिड़की से आसमान की तरफ देखते कहती है, अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें। आयमा कहते हुए अपने पेट पे जोर देते सोफे पे बैठ जाती है और अपना सर अपने घुटनों पे टिका देती है। वो आंखें बंद किए वैसे ही घुटनों पे सर टिकाए बैठी थी कि बदर दरवाजे से आयमा की मौजूदगी से बेखबर कमरे में जल्दबाजी में आ रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र आयमा पे पड़ती है, जो अभी भी सर घुटनों पे टिकाए बैठी थी। आयमा किसी के आने पर जल्दी से अपना सर उठा के दरवाजे की तरफ देखती है और बदर को देखते जल्दी से खड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आयमा बदर को देखते हिचकिचाते हुए अपने चेहरे पे आए बालों को हटाते कहती है, वालेकुम सलाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो अब तक? बदर भी हिचकिचाते हुए उससे पूछता है, तो मैं कहाँ जाऊँ? आयमा इधर उधर देखते धीरे से पूछती है, जहन्नुम में चली जाओ या फिर किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाओ, बस दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बदर कमरे का दरवाज़ा बिना बंद किए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आयमा उसकी तल्ख बातों पर सर झुकाकर एक लंबा गहरा सांस लेती है और अपनी आंखों में आए आंसुओं को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करती है। जहन्नुम से तो आई हूँ, अब मैं वहाँ वापस कैसे चली जाऊँ? वो लोग अब मुझे वापस नहीं रखेंगे। आयमा अपने हाथों को मसलते नम लहजे में बदर की तरफ देखते कहती है। बदर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से एक नज़र आयमा को और उसके हाथों को देखता है और अपनी आंखें बंद किए गुस्से में ज़ोर से अपने हाथ से घड़ी निकाल के टेबल पे दे मारता है और आयमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से अभी के अभी। बदर सख्त और तल्ख लहजे में कहता है, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी इतनी रात को? आंटी मुझे देखेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मुँह बंद करो, नफरत है मुझे तुम्हारी आवाज़ से, बस दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। बदर दरवाजे की तरफ इशारा करते कहता है और कहकर खुद बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। बेड पे बैठकर अपने शूज़ उतारने लगता है। आयमा डरते हुए अपने आंसुओं को साफ करते बदर की तरफ कदम बढ़ाती है और उसके सराहने जाके खड़ी हो जाती है।
देखें प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दें, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है कहीं भी जाने के लिए। आयमा बिल्कुल ही धीरे से नज़रें झुकाई कहती है। बदर उसका झुका हुआ सर देखकर एक लंबा गहरा सांस लेता है और फिर अपने शूज़ को पैर मारते हुए नंगे पैर ठंडे फर्श पर रखते आयमा के सामने आ खड़ा होता है। मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, बस अपनी शक्ल गुम करो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं कसम खा के कहता हूँ। अगर तुम यहाँ रही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदर आयमा के सामने आकर उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देखते कहता है, जाओ कमरे से बाहर। वो सख्त लहजे में अपने अल्फाज पे जोर देते कहता है। आयमा रोते हुए एक नज़र उठा के बदर की आंखों में अपनी नम आंखों से देखती है, पर जल्दी अपनी नज़रें वापस झुका लेती है। एक हाथ अपने पेट पे रखे, दूसरे हाथ की मुट्ठियां भींचे कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है। आयमा के कमरे से बाहर कदम रखते ही बदर पीछे से ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। आयमा रोते हुए सिसकियाँ लेते कमरे का बंद दरवाज़ा देखती आगे की तरफ कदम बढ़ाती है। पूरी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ कुछ बल्ब चल रहे थे जिनकी हल्की हल्की रोशनी पूरी हवेली में थी। शीजा जो पहले रूही के पीछे उसके कमरे में जा रही थी, वहाँ जाते जाते रुक जाती है और फिर हवेली से बाहर बासिल के पीछे चली जाती है। आयमा रोते हुए बार बार अपनी आंखों को साफ करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि उसकी टक्कर रूही से हो जाती है। ध्यान से रूही आयमा का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाते हुए कहती है। आयमा रूही को देख रोते हुए उसके गले से लग जाती है। क्या हुआ आयमा? रूही आयमा के सर पे हाथ रख के उसे प्यार से पूछती है। आयमा जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है। क्या हुआ है आयमा? रूही उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े उसके आंसुओं से तर चेहरे को साफ करते पूछती है। वो बदर ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। आयमा रोते अपनी आंखें साफ करते कहती है। क्या? इसकी तो मैं रूही बदर को मारने के लिए उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है, पर आयमा उसे रोक देती है। रूही मत जाओ, उनका गुस्सा जायज़ है, उन्हें कुछ मत कहो तुम। आयमा रूही का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है। अगर तुम्हें लगता है उसका गुस्सा जायज़ है तो रोकर खुद को हल्कान क्यों कर रही हो? रूही अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच के गुस्से में पूछती है। मैं उनके कमरे से निकाल देने पर नहीं रो रही। आयमा रूही के चेहरे की तरफ देखते कहती है। फिर? रूही पूछती है। मुझे भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इससे ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती हूँ। खैर हम लड़कियों को सिर्फ भूख ही है जो इतना रुला सकती है। अच्छा रोना बंद करो, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। चलो आओ हम दोनों मिलकर देवरानी जिठानी मिलकर नूडल्स खा के और एक अच्छी सी मूवी देख के अपना मूड ठीक करते हैं। इन दोनों भाइयों को देखते रहे ना तो हम मज़ीद कुछ देखने सुनने के काबिल ही रहेंगे। दोनों ने ही दिमाग ख़राब करने की कसम खा रखी है। रूही भी गुस्से में अपनी आंखों को बंद करते कहती है। चलो आ जाओ और रोना बंद करो। अगर आइंदा बदर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दे तो तुम सीधा मेरे घर में चली जाना, मैं वहाँ तुम्हें मेरा कमरा दिखा देती हूँ। अव्वल तो उसे ऐसा करना नहीं चाहिए और अगर किया तो तुम मेरे कमरे में चली जाना, ठीक है? रूही आयमा को अपने साथ बातों में लगा के उसका ध्यान बचाने की कोशिश करते हवेली से बाहर अपनी तरफ ले जाते कहती है। पर हवेली से बाहर निकलते ही उसकी नज़र गाड़ी में बैठे बासिल और शीजा पे पड़ती है तो उसका पारा मज़ीद हाई हो चुका होता है। रूही आयमा का ध्यान बचाने की कोशिश तो कर रही थी, पर जो अब देखा था उसने उसका अपना दिमाग खराब कर दिया था। रूही आयमा का हाथ पकड़कर जल्दी से हवेली में दाखिल हो जाती है। शीजा गाड़ी से उतरो और अंदर वापस जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जो बात करनी है वो हम कल दिन में करेंगे। शीजा गाड़ी के साइड मिरर से रूही को हवेली में दाखिल होता देखकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और बासिल हवेली से बाहर। आज का दूसरा काम तो हो गया है। उफ़, ये सब कितना आसान है यार, शीजा मज़े लेते हुए हंसते हुए कहती है और ख़ुद भी वापस हवेली में दाखिल हो जाती है। सुबह हो गई थी, हर कोई हवेली का फ़र्द बिखरा पड़ा था। बासिल रात को देर से वापस आता है। बदर अपने कमरे में मौजूद होता है। आयमा और रूही के कमरे में रात को नूडल्स खा के थोड़ी देर मूवी देख के दोनों सो गई थी। रूही उठ के तैयार हो चुकी थी और आयमा को उठा रही थी। उसके लिए कपड़े निकाल के वो सोफे पर रख चुकी थी। आयमा भी रूही के उठाने पर उठ जाती है और दोनों एक साथ तैयार होकर कमरे से बाहर निकल के वापस हवेली की दूसरी तरफ जाती हैं। सीधा किचन में जाके नाश्ता तैयार करने लग जाती हैं। आयमा डर रही थी, वो सबके सामने नहीं आना चाहती थी, पर रूही उसे सबके सामने ले आती है और सबके लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। हीरा बेगम भी किचन की तरफ बढ़ रही थी। बच्चों के लिए नाश्ता वो खुद हमेशा तैयार करती थी, लेकिन आज किचन में वो रूही और आयमा को देख रुक जाती हैं। हीरा बेगम आयमा को देखते किचन में कदम बढ़ाती हैं। आयमा भी उनकी तरफ देखकर सांस रोक के एक जगह पर ही साकित रह जाती है। हीरा बेगम किचन में आके आयमा के सामने खड़ी होती हैं और आयमा के चेहरे को देखने लगती हैं। रूही फ्रिज के पास खड़ी फ्रिज से जैम की बोतल निकाल रही थी। हीरा बेगम को देख के वो भी वहीं साकित खड़ी रह जाती है। सॉरी आंटी, मैं आपके सामने नहीं आना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई है।
आयमा डरते हुए नज़रें झुकाते कह रही होती है। आंखों में डर की वजह से एक बार फिर से नमी छाने लग जाती थी। हीरा बेगम उसकी नम आंखों को देखते आयमा को अपने गले से लगा देती हैं। रूही उन दोनों को देखकर एक सुकून का सांस लेती है। ये घर अब तुम्हारा भी है बेटा, तुम मेरे सामने भी आ सकती हो और इस घर में भी फिर सकती हो। डरने की या रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में आंटी? आयमा तजस्सुस से रोते हुए पूछती है। हाँ सच में बेटा, मुझे बासिल ने अब बता दिया है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज़ होंगी या फिर गुस्सा करूँगी तुम पे। हमारे घर में बेटियों पे गुस्सा नहीं किया जाता है, उसके लाड उठाए जाते हैं। और अब तुम भी हमारे घर की बेटी हो, मेरे बदर की बीवी हो, इसलिए ये नाश्ता बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारी खीर की रस्म अदा नहीं हो जाती। रूही मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ती है। मैं तो भूल गई थी कि पहले हमें खीर की रस्म अदा करनी है, फिर ये कोई काम कर सकती है। अब क्या करें ताई अम्मी? रूही आयमा का डरा हुआ चेहरा देखते कहती है। तो हम लोग अभी अपनी बहू से खीर की रस्म करवा लेते हैं। सुल्ताना बेगम पीछे से आती कहती हैं। उनके आवाज़ पे सब लोग फ़ौरन से उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। ये बात ठीक ही है, एक काम करो बच्चों, जल्दी से जाओ और अपने अपने शौहरों को उठा के आओ जल्दी से। आज खीर की रस्म हम लोग शाम को ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अभी अपने अपने शौहरों को नाश्ते पे लेके आओ और सब लोग मिलके साथ नाश्ता करते हैं। हीरा बेगम मुस्कुराते दोनों को देखते कहती हैं। उनकी बात पे आयमा भी और रूही भी झट से एक दूसरे की शक्लों को देखने लग जाती हैं और मजबूरन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते दोनों किचन से बाहर निकल जाती हैं। रूही, मेरा दिल नहीं कर रहा बदर की शक्ल देखने को। आयमा धीरे लहजे में रूही के साथ साथ चलते कहती है। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा अपने वाले जिन की मुंह दिखाई करने को, पर मजबूरन जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक बार उठाएंगे, उठे तो ठीक, नहीं उठे तो हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है? रूही सीढ़ियों पर चढ़ते आयमा की तरफ देखते कहती है। दोनों सीढ़ियों पर पहुंच गई। रूही की बात पे हाँ में सर हिलाते हुए दोनों अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगती हैं और दोनों ही 2 पल के लिए कमरे के दरवाज़ों के सामने जा खड़ी होती हैं। अल्लाह जी, जो मैंने नहीं करना होता आप हमेशा मुझसे सब वही सब क्यों करवाते हैं? रूही अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके कहती है और कह के एक लंबा गहरा सांस लेके कमरे में दाखिल हो जाती है। बासिल बिना शर्ट के मुंह बेड की तरफ किए गहरी नींद में सोया पड़ा था। रूही एक नज़र बासिल को देखती है और अंदर आके दरवाजे को बंद किए वो बासिल की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसके सराहने जा खड़ी होती है। बासिल उठ जाएं, आपको सब नाश्ते पे बुला रहे हैं। रूही बासिल के मुंह की तरफ देखने की कोशिश करते उसे आवाज़ लगाती है, पर रूही की आवाज़ बासिल तक नहीं पहुंचती, वो हिलता तक नहीं है। बासिल उठ जाए ना, सब इंतज़ार कर रहे हैं नीचे आपका। रूही अपने दोनों हाथ कमर पे रख के बेजारी से कहती है। बासिल अब की बार हिला था और सीधा होकर बेड पे लेट जाता है, पर उठता नहीं है। ढीठ तो रज रज के हैं ना फिर ये, रूही गुस्से में कहती है और कह के इधर उधर देखने लग जाती है। बेड के साइड टेबल पे पानी का ग्लास भरा हुआ पड़ा था। रूही उसे देखती है, फिर बासिल के सोए हुए चेहरे को। ऐसे तो फिर ऐसे ही ठीक। रूही पानी का ग्लास उठाई कहती है। अंकल उठ जाए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फिर मैं ये पानी का ग्लास आप पे फेंक दूंगी सारा। रूही बासिल को वार्निंग देते कहती है, पर बासिल पे कोई असर नहीं होता। रूही अब की बार गुस्से में सच में पानी का ग्लास बासिल के मुंह पर डाल देती है, जिससे वो एक पल में उठ के बैठ जाता है। रूही बासिल को उठते देख पानी का ग्लास आराम से वापस टेबल पर रख देती है। उठ गए ना अब भी, पहले ही उठ जाते तो क्या जाता आपका? रूही बासिल के भीगे हुए चेहरे को देखते कहती है। आप अब आ जाना नीचे, मैं जा रही हूँ। रूही कहकर जैसे ही पलटती है, बासिल गुस्से में उसके बाजू को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचता है। ये क्या हरकत थी? बासिल रूही के बाजू पे गिरफ्त मजबूत करते गुस्से में कहता है। क्या हरकत थी का क्या मतलब? पिछले 15 मिनट से आपको उठा रही थी, आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे ज़्यादा सब्र नहीं था मुझ में जो आपके सराहने खड़ी रह के आपको उठाते जाऊँ। रूही अपने बाजुओं को छुड़ाते कहती है। मैंने कल रात तुम्हें कुछ कहा था, मेरे सब्र को आजमाने की कोशिशें बंद कर दो। समझ नहीं आया था तुम्हें? बासिल गुस्से में चीखते हुए कहता है। मैं आपका सब्र नहीं, आप मेरा सब्र आजमा रहे थे और मुझे बिल्कुल सब्र नहीं है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। रूही बराबर बासिल की आंखों में देखते हुए कहती है। और वैसे भी मुझे आपको उठाने का भी कोई शौक नहीं है, ताई अम्मी ने कहा था इसलिए मैं आई, वरना मेरी बला से आप पूरा दिन सोते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूही गुस्से में देखते कहती है और कह के जाने लगती है, पर बासिल रूही को जाने नहीं देता और उसे अपने कंधे पे उठा के सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। अंकल, रूही गुस्से में उसकी पीठ पे हाथ मारते कहती है। सब्र तुम में नहीं है तो अब मुझ में भी नहीं है। बासिल वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते कहता है। बासिल रूही को शॉवर के नीचे ले जाके खड़ा करता है और गुस्से में उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। अंकल छोड़े मुझे, बदतमीजी ना करे मेरे साथ आप। रूही बासिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती कहती है। बदतमीजी तो अब तक मैंने नहीं की है, पर मैं अब करूँगा। बहुत शौक चढ़ा था ना मुझे भी गाने का,
आज मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी भिगाऊंगा। बासिल कहते हुए रूही की तरफ बढ़ता है और रूही बिल्कुल शावर के नीचे जा खड़ी होती है। बासिल मजीद रूही के करीब आता है और उसकी कमर के पीछे हाथ किए शावर ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाता है। बासिल, रूही उसके सीने पे हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। जी मेरी जान। बासिल उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को सुनते कहता है, बासिल आप जो भी करने का सोच रहे हैं वो मत करें प्लीज़। रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करूँगा और आज ही करूँगा। देखता हूँ आज कैसे रोकती हो तुम मुझे। बासिल रूही के सामने आके उसको मुकम्मल तौर पर अपनी कैद में ले चुका था। कल मत करें प्लीज़, मुझे बाहर जाने दें, सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। बासिल प्लीज़। नहीं नहीं मेरी जान, आज नहीं, अब जब मैं चाहूँगा वही होगा और जब चाहूँगा तभी होगा। बासिल रूही की बात को काटते खुद बीच में बोल पड़ता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रूही दो टोक लहजे में कह के बासिल को खुद से अलग करते वॉशरूम से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। वो सिर्फ बासिल को खुद से हल्का सा दूर ही कर पाई थी कि बासिल ने शावर खोल कर खुद भी और रूही को भी उसमें भिगाना शुरू कर देता है। बासिल। रूही बासिल के सीने पे हाथ मारते गुस्से में कहती है, ओह अब तो तुम भीग गई हो, अब नीचे जाके सबको क्या कहूँगी कि ऊपर क्या कर रही थी तुम। बासिल की बात पे रूही गुस्से में उसे घूरने लग जाती है। आइंदा मुझ पे पानी डालने से पहले 1000 दफ़ा सोच लेना, अब मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाला। बासिल रूही के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखते कहता है, किस किस्म के घटिया इंसान है, छोड़े मुझे, दूर हो जाए मुझसे। आपकी हर हरकत मुझे आपसे अब मज़ीद नफ़रत करने पे मजबूर कर रही है बासिल। रूही बासिल को धक्का देते कहती है और कह के बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, पर उसे कमर से पकड़ के एक बार फिर से शावर के नीचे किए उसे बिना किसी पल की मोहलत दिए उस पर झुककर उसकी सांसें रोकने की पूरी कोशिश करता है। रूही बासिल के सीने पर तो कभी कंधों पे हाथ मार के उसे खुद से दूर करने की कोशिशें करती है, पर बासिल उसे दूर नहीं करता और मज़ीद अपने करीब करते शावर के बिल्कुल नीचे खड़ा हो जाता है। रूही को सर से लेकर पाँव तक वो भिगा चुका था। उसके दूर जाने की हर कोशिश वो नाकाम कर रहा था। रूही बार बार हाथ मार के उसे खुद से दूर करते थक गई थी। बासिल उसे थका हुआ देखकर उससे दूर होता है और उसे अपने गले से लगाए वो उसे और ख़ुद को 2 पल की सांस लेने की मोहलत देता है। रूही की आंखों से आंसू बहना भी अब शुरू हो गए थे। बासिल रूही का चेहरा अपने हाथों में पकड़े उसकी पानी से भरी और आंसुओं से भीगी पलकों पर अपने लब रख देता है। आज से मैं तुम्हें अपने घटियापन की हर हद दिखाऊंगा। आज से तुम मुझसे हकीकत में नफरत करने लग जाओगी, लेकिन यकीन मानो मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौका दिया था तुम्हें, तुमने खुद उसे ठुकरा दिया है। बासिल सिकंदर बार बार किसी को भी मौका नहीं देता। बासिल रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़े उसके माथे से अपना माथा टिकाए बोलता है, मैं भी अब आपसे सच में नफरत ही करूंगी बासिल। मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने ठुकरा दिया वो ठुकरा दिया है और ठुकराई हुई चीज़ें मुझे भी दोबारा अपनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है और कह के अब की बार सच में वॉशरूम से निकल जाती है। बासिल भी उसे नहीं रोकता। रूही के जाते ही बासिल एक बार फिर से गुस्से में वही हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में दे मारता है, जिससे अब खून निकलना शुरू हो जाता है। रूही वॉशरूम से निकलकर अपने आप को भीगा हुआ देखकर गुस्से में पैर पटकते अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपने लिए कपड़े निकाल के बासिल के वापस कमरे में आने से पहले ही चेंज कर लेती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बालों को खुश करने की कोशिश करती है। गुस्से में चेहरा लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। रूही का बस नहीं चल रहा था कि बासिल को भी वो बदर जैसा पीट डाले। रूही अपने बालों को हल्का फुल्का सा ड्राई करते हुए बासिल के आने से पहले ही कमरे से बाहर जाने लगती है, पर वो जैसे ही उठती है उसकी नज़र अपनी फ्रॉक की खुली हुई जिप पे पड़ती है, जिसे वो बंद तो कर चुकी थी लेकिन वो दोबारा खुल जाती है। रूही जल्दबाजी में कमरे से बाहर जा ही रही थी। जितनी वो जल्दबाजी कर रही थी कमरे से जाने की, उतनी ही उसे देर होती जा रही थी। नीचे सब क्या सोच रहे होंगे, रूही के दिमाग में बस यही बातें गूंज रही थी। नजरें जिप पर थीं, पर जिप रूही के हाथ में आने की बजाय मजीद खुलती जा रही थी। क्यों तंग कर रही हो, अब तुम शराफत से बंद क्यों नहीं हो जाती हो? रूही जिप को देखते मायूसी से कहती है और अपना हाथ कंधे से बढ़ाते हुए उसे बंद करने की कोशिश करती है, पर जिप ने रूही के हाथ ना लगने की कसम खाई हुई थी। रूही गुस्से में अपना दुपट्टा अलमारी से निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी टक्कर बासिल से हो जाती है। बासिल पैंट पहने हुए बगैर शर्ट के रूही के कमरे में अभी वॉशरूम से निकल के आया था। आप पागल हो गए हैं, नंगे क्यों बाहर आ गए हैं? रूही जल्दी से अपना मुंह फेर के धड़कते हुए दिल से कहती है, अंधी हो गई हो तुम?
ये तुम्हें मैं पैंट पहने हुए नजर नहीं आ रहा? जी नहीं, अंधी नहीं हूं मैं, नजर आ रहा है, पर ऊपर भी कुछ पहनना होता है। रूही बासिल की तरफ पलटकर गुस्से में कहती है। वो जैसे ही पलटती है बासिल की नज़र उसकी जिप पे पड़ती है जो खुलती जा रही थी। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये जो तुम्हारी कमर मुझे नजर आ रही है? बासिल जैसे ही कहता है रूही फौरन से पलटकर उसकी तरफ देखने लग जाती है और अपनी कमर को अपने हाथों से छुपाने लग जाती है। मैंने बंद की थी, ये तो खुद दोबारा खुल गई है। रूही मासूम सी शक्ल बना के बासिल की आंखों में देखते हुए बोली, शायद ये भी और तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊँगा और रोमांस करते हुए इस जिप को बंद करूँगा। अगर ऐसा चाहती हो तो मैं रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त दिन रात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बासिल रूही के करीब आते हुए कहता है, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ रोमांस करने का। और रही बात इस जिप की, इस मुसीबत में भी तो आपकी वजह से पड़ी हूँ। ना मुझे शावर के नीचे लेके जाते और ना ही मेरे कपड़े ख़राब होते। रूही तल्ख लहजे में कहती है, तो क्या तुम बिना कपड़ों के साथ आना चाहती थी मेरे? बासिल शरारतन लहजे में कहता है, बासिल बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस वक्त मेरे साथ। रूही सख्त लहजे में बोलती है, बकवास? बासिल रूही के अल्फाज दोहराता है, मतलब बकवास सुनना चाहती हो तुम इस वक्त मेरे मुंह से? आज के बाद जो तुम कहोगी ना बासिल उसका उल्टा ही करेगा तुम्हारे साथ। बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाता हुआ कहता है, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है आपको। रूही उसके बढ़ते कदमों को देखते कहती है, मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ? बासिल रूही को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब करते कहता है, कितना करीब आऊँ मैं तुम्हारे? बासिल रूही को अपनी तरफ खींचते कहता है। रूही बासिल के सीने से लग जाती है मगर वो मज़ीद उसे खुद को करीब करने की कोशिश करता है और कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रख देता है, आप एक बार ही कर करा के जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? रूही अपनी गर्दन पर बासिल के लब महसूस करते कहती है, वो एक बार कर करा के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है ना मेरी जान, इसलिए। बासिल रूही की गर्दन से अपना मुंह निकालते रूही की आंखों में देखते कहता है, मुझे नहीं पता था आप इतने बेशर्म इंसान हैं। रूही अपनी कमर पर बासिल की उंगलियां महसूस करते कहती है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ नहीं पता, पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ मज़ा नहीं आएगा ना। बासिल रूही के होंठों की तरफ झुकते कहता है, उफ बासिल बस कर दें अब, आप क्यों मुझसे लड़ना झगड़ना चाहते हैं? रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है, मैं नहीं, तुम मुझसे लड़ना झगड़ना चाहती हो, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो। बासिल रूही की कमर से उसके बालों को हटाते कहता है, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, आपने कल रात मुझ पर गुस्सा किया था और कितना कुछ सुनाया भी था मुझे। रूही शिकायती लहजे में कहती है, तो जो तुमने मुझे कहा था क्या वो तुम भूल गई हो? सब तुमने सब कुछ झुटला दिया, हमारा रिश्ता तक। बासिल उसकी जिप बंद करते कहता है। बासिल के दोनों हाथ रूही की कमर पर जिप बंद करने में लगे हुए थे। रूही बासिल के बिल्कुल करीब उसके सीने से लगी उसकी बाहों में कैद खड़ी थी। तो मैं गुस्सा भी ना करती तो और क्या करती? आप वाकई में जब से आए हैं तब से सब कुछ बिगड़ गया है मेरी ज़िंदगी में। अब तो मेरे दोस्त भी मुझसे छूट रहे हैं। किस लिए? जो आपने किया उसके लिए। रूही खुद से खुद ही सवाल करती है और खुद ही जवाब दे देती है। बदर ने भी कहा कि अब हमारी दोस्ती ख़त्म। महरीन भी मेरा फ़ोन नहीं उठाती। कल से कितनी बार मैं उसे कॉल कर चुकी हूँ। अब इतना सब होने के बावजूद भी मैं आप पे गुस्सा ना करूँ? इन सब के ज़िम्मेदार तो आप ही हैं ना। रूही सर उठा के बासिल की आंखों में देखते कहती है। बासिल उसकी बात सुन के अपना मुंह मोड़ के लंबा गहरा सांस लेता है और रूही को खुद से दूर करता है। मुझसे खफा होने से पहले क्या तुमने जो भी मैंने किया उसकी वजह जानने की कोशिश की है? बासिल अलमारी की तरफ बढ़ते अपने लिए अपना सुरमई रंग का कॉटन का सूट निकालते कहता है, वजह नहीं पूछी क्योंकि मैं सब जानती हूँ, पर अफसोस की बात मैं गुस्सा क्यों हुई और अब भी क्यों हूँ ये बात आप अब तक नहीं समझ सके। रूही का कहते हुए लहजा नम पड़ गया था। आंखों के सामने कल रात उन दोनों के एक साथ गाड़ी में इतनी देर रात को अकेले बैठे हुए मंजर घूमने लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, आपको जो करना है आप वो करें, जिसके साथ ताल्लुक़ रखना है रखें, आपको कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, अगर मेरी ज़बान से प्रॉब्लम है तो कोशिश करूँगी आइंदा आपके सामने मैं कुछ भी ना बोलूँ। रूही कह के अपना दुपट्टा लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे हाथों में कपड़े पकड़े खड़ा बासिल उसकी बात का मतलब सोचने लग जाता है। आयमा कमरे में दबे पैर दाखिल होती है। अपने हाथों को आपस में मसलते वो बदर को सोता देख उसके सिराने जा खड़ी होती है। आयमा डरना नहीं है, आंटी ने कहा था कि बदर को उठाना है और रूही ने कहा था कि अगर बदर एक बार में ना उठे तो दोबारा नहीं उठाना। आयमा अपने आप को कह के बदर की तरफ कदम बढ़ाती है और उसके सराहने
बेड के पास नीचे ज़मीन पे घुटनों के बल बैठते हुए बदर के सोते चेहरे को देखते हुए उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। बदर, उठ जाएं, आंटी आपको बुला रही है नीचे। आयमा बदर के बाजुओं पे उंगली मारते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। बदर उठता नहीं है, वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। आयमा भी उसे देखते हुए उठ खड़ी होती है। ये तो नहीं उठे, मैं वापस चली जाऊँ क्या? आयमा बदर की पीठ की तरफ देखते खुद से कहती है और अपने कंधे उचकाते बाहर जाने लगती है, पर बदर उसका दुपट्टा पकड़कर आयमा को जोर से बेड पे खींच लेता है। उसके दोनों बाजुओं को उसी की कमर पर पिन किए आयमा को अपने ऊपर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बदर, आयमा जैसे ही उसका नाम लेती है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। बदर आयमा को बेड पे लिटाए अब खुद उसके ऊपर आकर अपनी नींद से भरी आंखें खोल के आयमा की आंखों में देखता है। कल रात मना किया था ना मैंने मेरे कमरे में आने से। बदर उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियों को ज़ोर से दबा के तोड़ते हुए कहता है, वो मुझे आंटी ने कहा था आपको बुलाने के लिए। आयमा हिचकिचाते हुए बदर की आंखों में देखते कहती है, किसने कहा था? बदर मज़ीद गिरफ्त उसकी चूड़ियों पे बढ़ाते उसकी चूड़ियाँ तोड़ते मज़ीद पूछता है, आंटी ने। आयमा अपने आप को अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते जवाब देती है, तुम मेरी अम्मी से मिल ली और उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, बदले में मुझे उठाने के लिए भेज दिया। बदर आयमा के दर्द में मुब्तला चेहरे को देखते कहता है, जी आंटी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा के आपको उठाने के लिए भेजा था। मेरा हाथ छोड़ दें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। बदर, आयमा रोतलू सा मुँह बना के कहती है, अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है क्या? बदर को हैरानी और तजस्सुस दोनों हो रहे थे आयमा की बातों पर। बदर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे प्लीज़। आयमा की आंखों में नमी सी आ गई, तुम झूठ बोल रही हो ना, मेरी अम्मी इतनी आसानी से कैसे तुम्हें माफ़ कर सकती हैं? तुम मेरे बाप की कातिल की बेटी हो, तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती, तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो। बदर आयमा के चेहरे पर उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखते कहता है, एक बात हमेशा याद रखना आयमा मलिक, चाहे तुम्हें इस घर में हर कोई माफ़ कर दे, हर कोई तुम्हें अपना ले, लेकिन बदर सिकंदर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और ना ही कभी अपनाएगा। तुम मेरी बीवी ज़रूर रहोगी, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी बीवी होने का हक नहीं मिलेगा। बदर उसकी कलाई पे मज़ीद गिरफ्त मजबूत करते उसे मज़ीद दर्द देते हुए कहता है और कह के गुस्से में आयमा के ऊपर से उठकर लंबे लंबे टक भरता वॉशरूम में घुस जाता है। बदर के जाते ही आयमा भी सीधी होकर बैठती और अपने हाथों से निकलता खून देख के रोने लग जाती है। रोते हुए सिसकियाँ लेते वो बेड पे टूट कर बिखरी हुई अपनी चूड़ियाँ समेटती है। उन्हें बदर के आने से पहले वहाँ से जाने के लिए जल्दबाजी में करती है, पर जितनी जल्दी वो कर रही थी उससे उसका काम नहीं बन रहा था, मज़ीद बिगड़ता जा रहा था। आयमा के दोनों हाथों की कलाइयों से खून बहना शुरू हो गया था, जो रुक नहीं रहा था, बहता जा रहा था। रूही गुस्से में अपने कंधे पे दुपट्टा सेट करते सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि सामने हॉल में सोफे पे बैठी एक औरत और एक लड़की जिसके पास 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा था। रूही बच्चे को देख के मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। रूही सीढ़ियों से उतर के उन दोनों औरतों के सामने खड़ी होकर उन्हें सलाम करती है। वालेकुम सलाम, कैसी हो रूही? हमें तुम्हारे ताया अब्बू का सुन के बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बड़ी उम्र की औरत के कहने पर सब लोग एक साथ आमीन कहते हैं। हीरा बेगम का फ़ौरन मुंह अफसुर्दा सा हो गया था। शादी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुम्हें रूही। कहाँ है तुम्हारे शौहर? मैं यहाँ हूँ। रूही के कहने से पहले ही बासिल पीछे से रूही के पीछे आ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। बासिल उन्हें सलाम करता है। रूही सरसरी सी नज़र बासिल को देखती है और फिर जाके उस लड़की के पास बैठ के उसके हाथ से बच्चे को लेके उसके साथ खेलने लग जाती है। कैसे हो बासिल बेटा? बड़ी उम्र की औरत मुस्कुराती हुई नज़रों से बासिल को देखते बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बासिल मुख्तसर सा जवाब देता। उसकी नज़रें रूही और उसकी गोद में खेलते बच्चे पे होती हैं। औरत भी रूही की गोद में बच्चे को देखकर और फिर बासिल की मुस्कुराती हुई नज़रों से रूही को देखता महसूस करते हुए वो रूही से पूछती है, तो फिर बच्चों की कोई खुशखबरी है? उनकी बात पे रूही और बासिल दोनों उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। सुल्ताना बेगम भी किचन से उनके लिए चाय लेके आती हैं और उनकी बात पे दोनों की तरफ मुस्कुराती हुई नज़रों से देखने लग जाती हैं और देखते हुए हीरा बेगम के पास सोफे पे बैठ जाती हैं। बासिल भी रूही की शक्ल देखते वह मुश्किल अपनी हंसी को जब्त करता है और उसे पुरसकून सा होकर देखते वो भी सोफे पे बैठ जाता है। रूही उनकी बातों पे गुस्से में बासिल को देख रही थी जो उसे देख देख के हंसता जा रहा था। रूही बेटा बताओ, कब हम तुम्हारी गोद में भी तुम्हारा अपना एक ऐसा ही क्यूट सा बच्चा देखने वाले हैं? तुम्हारी शादी को 3 महीने तो गुजर चुके हैं, अब और कितना इंतज़ार करवाना है हम सबको? बड़ी उम्र की औरत की बातों पर रूही अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते पहले अपनी गोद में बैठे बच्चे को देखती है, फिर नजरें उठा के बासिल की तरफ। वो सोफे से पुश टिकाई मुस्कुराते हुए रूही को देखे जा रहा था।
आंटी आ जाएगा बेबी जब आना होगा, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कुछ भी। रूही अपने दांतों को भींचते हुए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा बेटा, माँ तो तुमने ही बनना है आखिरकार। अगर तुम्हें कोई बीमारी वगैरह है तो मुझे बता सकती हो, मेरी बहू को भी बेटा पूरे 4 साल बाद हुआ था, बहुत इलाज करवाया था उसने और अब आखिरकार एक अच्छे हकीम से दवा ली थी तो जाके बच्चा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी वहीं लेके जाती हूँ, जल्दी बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक रहेगा आगे, और बच्चे होने में सारा वक्त नहीं लगेगा फिर। बड़ी उम्र की औरत की बातों पर रूही खुले हुए मुंह के साथ उनकी बातें सुन रही थी, जबकि बासिल के साथ साथ सुल्ताना बेगम और हीरा बेगम भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। आयमा कमरे में रोते हुए बेड से चूड़ियां उठा रही थी कि बदर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। वॉशरूम से निकलते ही उसकी नज़र आयमा और उसके हाथों से निकलते खून पर पड़ती है। बदर उसके खून से लाल होते हाथों को देख अपने बालों में हाथ मारते लंबा गहरा सांस लेते कमरे में से बाहर निकल जाता है। आयमा बदर की मौजूदगी को महसूस करती है पर नज़र उठा के उसकी तरफ देखती नहीं है। आयमा सारी चूड़ियाँ बेड से उठाकर डस्टबिन में डालती है, फिर अपने हाथों से बहता खून देखकर वो वॉशरूम में जाके रोते हुए अपने हाथों को साफ करती है और दोबारा बाहर आती है। बेड की चादर तब्दील किए वो सारे गंदे कपड़ों को उठाकर कपड़ों वाली टोकरी में जमा करने लग जाती हैं। बदर अपने मोबाइल में नजरें जमाए अपनी धुन में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि उसकी नज़र सामने बैठी औरत पे पड़ती है तो फौरन वापस उल्टे पैर ऊपर जाने लगता है। पर बड़ी उम्र की औरत बदर को देखकर फौरन से उसे आवाज़ लगाती है। रूही बदर को देखकर उसे बच्चे से पीछे छुप कर वापस जाने का इशारा करती है, पर बदर गंदा सा मुंह बना के मजबूरन उनके सामने आ खड़ा होकर उन्हें सलाम करता है। कैसे हो बदर, सुना शादी हो गई है तुम्हारी भी, क्या बात है, मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं। अभी बात है वक्त पर शादी हो, अच्छी बात है वक्त पर शादी हो गई है। रूही ने तो अब तक कोई खुशी की खबर नहीं सुनाई है, तुम कब सुना रहे हो फिर, हंसते हुए मजे लेते हुए कहती हैं। उनकी बात सुनकर पीछे से आती हुई आयमा उल्टे पैर वापस सीढ़ियों से ऊपर दौड़ने लगती है। क्या वो तुम्हारी बीवी है? बदर के पीछे सीढ़ियों से ऊपर वापस जाने वाली लड़की की तरफ इशारा करते कहती हैं और कह के खड़ी हो जाती हैं और आयमा की तरफ कदम बढ़ाने लगती हैं। हीरा तुम्हारी दोनों बहुएं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। बड़ी उम्र की औरत आयमा को अपनी तरफ आने का इशारा करते कहती है। आयमा उनके इशारे पर रूही की तरफ देखते सीढ़ियों से नीचे आती है। आयमा एक नज़र बदर की तरफ देखती है जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। बासिल की मुसलसल नज़रें रूही पर और उसकी गोद में क्यूट से बेबी पे होती हैं और उन दोनों को देखते हुए बासिल के चेहरे पे मुस्कुराहट छाई हुई थी। तुम ही हो ना वो लड़की जो खून बहा में इस घर में आई हो? आयमा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती हैं। उनकी बात पर सबके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और नज़रें आयमा की तरफ उठती हैं। उनकी बात पर रूही जल्दी से अपनी गोद से बच्चा उठा के उसकी माँ को देती है और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए आयमा के पास जा खड़ी होती है। जी आंटी, वही है जो खून बहा में आई है इस हवेली में, देखें कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल बदर की आइडियल टाइप की लड़की है, मासूम सी गुड़िया जैसी है ना, रूही कहते हुए बदर को देखती है जो बड़ी बड़ी आंखें किए उसकी तरफ देखे जा रहा था। आप पहली बार आई हैं इसकी और मेरी शादी के बाद, चलें अब हमारी मुंह दिखाई दें। आपने शादी में भी कोई तोहफा नहीं दिया था, बड़ी कोई कंजूस हो गई है आंटी आप तो। रूही की बात पे बड़ी उम्र की औरत अपने हाथों को मसलते हुए अपने दुपट्टे को सेट करते वापस सोफे पे जा बैठती हैं। रूही उनके जाते ही आयमा की तरफ देखती है, उसके बाजुओं पे हाथ रख के उसे पुरसकून करती है। तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हुई ने आज के बाद ये सवालात की टोकरी के साथ दोबारा इस हवेली में नहीं आएंगी। रूही धीमे लहजे में कहती है और जाके सोफे पे उनके बराबर बैठ जाती है। अरे आंटी क्या हो गया आपको, वैसे तो आप सवाल पे सवाल किए जा रही थी, अब मैंने कुछ पूछ लिया तो आप एकदम खामोश हो गई हैं। चले ना, दे मुँह दिखाई, कोई बात नहीं, ऐसे खामोश तो मत हो। सही कह रही है रूही, अगर आपको हमारी शादियों का पता चल गया था तो बंदा मिठाई ही लेके आता है, ये क्या बात हुई ऐसे खाली हाथ आने वाली। बदर भी रूही का साथ देते आयमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पे बिठाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। ठीक कह रहा है बदर, आप तो हमसे अपने बच्चों की शादियों पर फरमाइशें करके तोहफे लेती थी, अब अपनी बारी में कितनी कंजूस हो गई हैं आप। आंटी, रूही उनके पास से उठ के अपनी माँ के पास जा बैठती है। ऐसा तो नहीं है बच्चों, मैं तोहफे ला रही थी तुम लोगों के लिए, फिर मैंने सोचा कि तुम सब लोग आजकल के ज़माने के बच्चे हो तो पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगा या नहीं मेरा लाया हुआ तोहफा। अरे आंटी चलें, कोई बात नहीं, आप फिर हमें इसके बदले नेक दे दें ताकि हम लोग खुद अच्छा सा तोहफा खरीद लें आपकी तरफ से। बड़ी उम्र की औरत की बात मुकम्मल होते ही बदर बोल पड़ता है और बोल के सोफे से पुश टिकाए
चौड़ा होके बैठ जाता है। हाँ सही कह रहा है ये, एक काम करें, हमें 50-50 हज़ार दे दें, हम लोग आपकी तरफ से शॉपिंग कराते हैं। रूही और बाकी सारे घर वाले अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करते हैं। उनका चेहरा देख के बासिल भी मजबूरन नाश्ते के चक्कर में उन लोगों के दरमियान बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। कल से कुछ नहीं खाया था और अब भूख से उसके सर में शदीद दर्द होने लग गया था। वो बाहर का खाना नहीं खाता, इसलिए इंतज़ार में बैठा हुआ था। अरे बच्चों, चलो मानती हूँ कि मैं आज खाली हाथ आई हूँ, लेकिन अगली बार जब तुम दोनों मुझे खुशखबरी सुनाओगे, मैं ज़रूर तुम दोनों के लिए भी और तुम्हारी बीवियों के लिए भी तोहफे लेके आऊँगी। बदर और बासिल की तरफ इशारा करते कहती हैं, चलो बताओ अब खुशखबरी कब सुनाओगे तुम दोनों। उनकी बात सुन के रूही फ़ौरन वहाँ से जाने लगती है। जल्द ही इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद रखें आप, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बासिल की बात पर रूही फ़ौरन से बड़ी बड़ी आंखें किए उसकी तरफ देखने लग जाती है। बासिल रूही को देखते मुस्कुराते हुए सोफे से पुश टिकाए एक आईब्रो उठा के आंख विंक करता है। ये बात भी ठीक है, तो फिर अब तुम लोग हमें जल्द से खुशखबरी देने की तैयारियां शुरू कर दो और हम लोग तुम्हारे तोहफे ताइफ खरीदने की तैयारी करते हैं। आंटी सोफे से उठते कहती हैं। उन्हें खड़े होता देख सब लोग खड़े हो जाते हैं सिवाय बासिल के। वो सोफे पे बैठे मुसलसल रूही को देखे जा रहा था। आप क्यों उठ गई हैं? नाश्ता तैयार है, बस लगाने लगे हैं, नाश्ता करके जाइएगा। हीरा बेगम आगे बढ़ के कहती है। रूही की नज़रें गुस्से में बराबर बासिल पर टिकी हुई थी और बदर की आयमा पर, दोनों गुस्से से घूरे जा रहे थे। बासिल रूही को देखते खड़ा हो जाता है और रूही की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। रूही बेटा, जो मैंने तुम्हें कहा है उस पर गौर करना। बच्चे जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है, वरना फिर बाद में बहुत देर हो जाती है। अम्मी, रूही अब की बार अपनी माँ की तरफ मासूमाना अंदाज में देखती है, जो उसकी शक्ल देख के अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही होती है। आंटी, जब मुझे जो ठीक लगेगा मैं कर लूँगी, आप ऐसी बातें मत करें ना प्लीज़। रूही अब की बार मासूम सा मुंह बना के अपने सामने खड़ी औरत के हाथों को पकड़े हुए कहती है, ऐसी बातें ज़िंदगी का हिस्सा है रूही, अगर कुछ ना बने तो बताना, मैं तुम्हें उसी डॉक्टर के पास। वो कह ही रही थी कि रूही उनके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर हॉल से सीधा किचन में चली जाती है। नहीं नहीं, मैं बस यहाँ ताज़ियत और मुबारकबाद देने के लिए आई थी। वो हम लोग आज फिर से दूसरे गांव जाने लगे थे, तो आने में बस वक्त लग जाता है, इसलिए सोचा कि मिल के जाएं पहले। हीरा बेगम का हाथ पकड़कर उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हीरा बेगम तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह अगली बार जब आऊँगी तो मुँह दिखाई भी और गोद भराई के भी तहाइफ लेके आऊँगी ज़रूर। हीरा बेगम के गले से लगते हुए कहती हैं। उनसे मिलके फिर सुल्ताना बेगम से मिलती हैं। बच्चों, हमेशा हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा खुश रखे, अपनी बीवियों का ख्याल रखना और जो मैंने कहा है उस पर भी गौर करना। बासिल के सर पे हाथ रखते कहती हैं। बासिल जवाबन कुछ नहीं कहता, अपना सर आगे बढ़ा के उनसे प्यार लेता है। बदर, शादी हो गई है बेटा, अब सुधर जाओ। बदर के सर पे हाथ फेर के उसके कान खींचते हुए कहती हैं, और अपनी बीवी के साथ कदम से कदम मिला के हवेली से बाहर और अपनी बहू के साथ कदम से कदम मिलाकर हवेली से बाहर निकल जाती हैं। आयमा भी रूही के साथ किचन में जाते ही उसके पीछे किचन में चली जाती है और दोनों नाश्ता डाइनिंग टेबल पे लगाने लग जाती हैं। रूही के चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, उसकी खामोशी उसके बेहद गुस्से में होने का सबूत दे रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर सुकून से नाश्ता कर रहे थे। रूही को जितनी भूख लगी हुई थी, आंटी की बातों पर उससे खाना खाया नहीं जा रहा था। फिरोज साहब भी थोड़ी देर बाद नाश्ते के लिए हवेली में आ जाते हैं। बासिल को अपने साथ वापस पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए इस वक्त सब लोग सुकून से खामोश होकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन सब बारी बारी से चुपके से रूही की शक्ल को देख रहे थे और अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उफ, हंसना बंद करेंगे आप सब लोग, रूही चम्मच प्लेट में ज़ोर से रखते गुस्से में कहती है। रूही सब लोगों को हंसते हुए चेहरों की तरफ देखते कहती है और कह के बिना नाश्ता किए सीधा कमरे की तरफ भाग के जाने लगती है। बासिल गर्दन मोड़ के रूही को जाता हुआ देखता है और फिर सबको देखकर उन्हें बैठने का इशारा करता है और खुद भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रूही कमरे में जाके अपना दुपट्टा उतार के ज़ोर से बेड पे फेंकती है और अलमारी से अपना बैग निकाल के बेड पे सारी किताबें निकाल के बेड पे फैला के बैठ जाती है। बासिल भी कमरे में दाखिल होकर पहले तो उसका मुंह देखकर गहरा सांस लेके अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश करता है और फिर सीरियस फेस में कमरे में दाखिल होता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अपने हाथों को कमर पे बांधे हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। रूही बासिल के कदमों को देख सर उठा के उसके चेहरे की तरफ गुस्से में देखती है। बासिल, खबरदार, जो कोई भी उल्टी सीधी बात की आपने मुझसे तो पहले ही उन आंटी ने मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पे ख़राब कर दिया है। अगर आपने मज़ीद कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा।
रूही उंगली उठा के गुस्से में कहती है, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। शादी के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी तो बेबी ही होता है। बासिल कंधे उचकाते हुए रूही को देखते मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मानती हूँ मैं, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सरेआम सबके सामने वो कुछ भी बोलेंगी? नहीं, मैं कैसे बीमार हूँ, इस बात का क्या मतलब हुआ? रूही बेड से उतरकर बासिल के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर उन्हें इतने ही बच्चे पसंद है तो अपनी बहू से कहे ना, वो 2-4 और पैदा करके उन्हें दे देगी। मुझसे क्यों वो ऐसी बातें कर रही थी? रूही का पारा उसके सर चढ़ के बोल रहा था, बासिल आप ही वहाँ दांत। रूही कह रही थी कि बासिल उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े उस पर झुककर उसे खामोश करवा चुका था। बासिल, रूही उसके सीने पे थप्पड़ मारते हुए उससे दूर होकर कहती है, आपको इसके अलावा भी कुछ आता है? जब देखो रोमांस सूझ रहा होता है। तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने का मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। उन्होंने जो कहा वो उनके ज़माने में होता था, इसलिए उन्होंने मेरी जान ऐसे कहा। उन्हें आजकल के ज़माने की लड़कियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होगी ना। अब गुस्सा मत करो और चल के नाश्ता करो। बासिल रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े प्यार से कहता है, मुझे भूख नहीं है, उनकी बातें हजम करनी बड़ी बात है मेरे लिए। आजकल वैसे ही खाना पीना हराम हो चुका है मेरा। रूही मायूसी से वापस बेड पे बैठते कहती है, खाना पीना तुम खुद हराम कर रही हो, खुद का भी और मेरा भी। बासिल बेड के पास आके रूही के सर पे हाथ रख के कहता है, अंकल हर चीज़ में मेरा कसूर होता है क्या? रूही घुटनों के बल खड़ी होकर बासिल की आंखों में देखते बोलती है, मैंने आपसे कब कहा कि आप खाना मत खाएं, या आप चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊं? तो आप वो भी बता दें मुझे। रूही कमर पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ाई करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। बासिल रूही की कमर पे हाथ रख के उसकी आंखों में देखते कहता है, ठीक है मैं बदतमीज़ हूँ, अच्छी नहीं हूँ, तंग आ गए हैं आप मुझसे, छोड़ दे मुझे, फिर कर लें अपनी पसंद की अपने टाइप की किसी लड़की से शादी जो आपको अपने हाथों से खाना खिलाए और खूब सारा रोमांस करे आपके साथ। रूही बासिल के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है। रूही की बातों पे बासिल अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ के अपने बालों में हाथ फेरता है। अगर ये बकवास करनी होती है तुमने मुझसे, तो तुम्हें भी मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बासिल गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते कहता है और कह के बाहर जाने लगता है, पर रूही उसका हाथ पकड़ के अब की बार बासिल को रोक चुकी थी। कौन सी बकवास कर दिया मैंने अब? रूही बेड से नीचे उतरते बासिल की गुस्से भरी आंखों में देखते कहती है, यही तुम्हें छोड़ने वाली और कौन सी? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें कभी भी, इस बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाते कहता है, हाँ तो मैं कौन सा सच में चाहती हूँ आप मुझे छोड़ दें? रूही भी गुस्से में कहती है, तो बार बार छोड़ने का क्यों कहती हो तुम? बासिल मजीद रूही के करीब आते पूछता है, क्योंकि मैं जब उस आंटी को आपके पास आपके साथ देखती हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। या तो पूरे मेरे बने या फिर मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। रूही बासिल के सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देती है। कौन सी आंटी? बासिल हैरानगी से देखते पूछता है, वही एक चुड़ैल की शक्ल की आंटी। रूही बासिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, कौन? बासिल कहते कहते खुद ही समझ जाता है और अपनी आंखें बंद किए गहरा सांस लेके रूही का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके गाल पे अपने लब रख देता है। उफ लड़की, इतनी सी बात पे तुम इतने दिन से मेरा जीना हराम कर रही हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का हूँ? शीज़ा मेरी दोस्त है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है मेरी जान। आपके लिए वो दोस्त है, पर वो तो आपको अपना दोस्त नहीं समझती। ऊपर से जब देखो दोनों एक साथ नजर आते हो मुझे तो गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं मैं? रूही बासिल के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी मुझे दोस्त ही समझती है। शीज़ा और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, इसलिए वो फ्रैंक हो जाती है कभी कभी मेरे साथ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जो भी है वो तुम ही हो। बासिल रूही को बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचते कहता है, दोस्त नहीं समझती है वो आपको, ये कैसे समझाऊं मैं आपको? रूही बासिल की आंखों में देखते खुद से दिल ही दिल में कहती है, क्या सोच रही हो अब? इतने दिनों से मुझसे नाराज़ इसलिए ही फिर रही थी। मेरी जान, शीज़ा मेरी सिर्फ दोस्त है, एक बेहतरीन दोस्त, और कुछ भी नहीं। बासिल रूही को समझाने की कोशिश करता है, तो मतलब आपके लिए वो दोस्त से बढ़कर और कुछ भी नहीं है? रूही मासूम सी शक्ल बना के बासिल से बोलती है, हाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे ही कुछ भी सोच के मुझसे नाराज़ मत हो जाया करो मेरी जान। बासिल रूही को गले से लगाते कहता है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, पर उसके लिए आप तो सब कुछ हैं। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि वो आपसे प्यार करती है? रूही बासिल के कंधे से सर टिकाए उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हार बांधे खुद से कहती है,
तो क्या सोचा तुमने? बासिल रूही के बालों में हाथ फेरते पूछता है। किस बारे में? रूही कंधे से सर हटा के बासिल के चेहरे की तरफ देखते कहती है, प्रेग्नेंट होने के बारे में। बासिल एक हाथ उसकी कमर से हटाकर रूही की गर्दन पर रखते कहता है, क्या पागल हो गए आप? रूही बासिल से दूर होते कहती है, अरे नहीं, मैं क्यों पागल होने लगा? सुना नहीं है तुमने आंटी ने क्या कहा था? यार, हमारे बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है, उन पे ऐसा जुल्म तो मत करो। बासिल अपने हाथ कमर पे बांधे शरारत से भरे लहजे में कहता है, सुना था मैंने, अब इसका क्या मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं? रूही बेड पे बैठते हैं, अपने गोद में किताब रखते कहती है, हाँ हो जाओ, मैं तुम्हें करूँगा प्रेग्नेंट, मैं कर सकता हूँ। बासिल ड्रेसिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ाता है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश फेरते कहता है, तो एक काम क्यों नहीं करते हैं आप खुद ही प्रेग्नेंट हो जाएं और बच्चों को इस दुनिया में लाके उनकी पढ़ाई शुरू करवा दें। मेरा मूड नहीं है अभी। रूही बासिल की पीठ को देखते कहती है, क्या? बासिल करंट खा के फौरन पलटता है, पागल हो गई हो, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? बासिल हैरानगी से पूछता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो कह रही थी ना, हकीम साहब की दवाई बहुत फ़ायदेमंद है, वो कर देगी आपको भी प्रेग्नेंट। रूही अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, पागल बेवकूफ़ लड़की, ज़रा शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपने शौहर से ऐसी बातें करते हुए? बासिल रूही की तरफ टिश्यू पेपर का रोल फेंकते हुए कहता है, जिसे रूही कैच कर चुकी थी। जब मेरे शौहर को शर्म नहीं आ रही थी, जब आंटी गंदी गंदी बातें कर रही थी, तब तो बड़े दांत निकल रहे थे। रूही वापस टिश्यू रोल बासिल की तरफ फेंकते कहती है, तुम सुधर जाओ, टिक जाओ टिड्डी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन रात को तो तुम कमरे में ही होगी, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें हम दोनों में से कौन होता है वो। बासिल कहता कहता रुक जाता है, वो भूल जाता है क्या बोलने वाला है, फिर याद आता है तो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, हाँ प्रेग्नेंट। रूही की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े उसके माथे पर अपने लब रखते उसके गाल खींचते कमरे से बाहर निकल जाता है। रूही बासिल का कंफ्यूज मुंह देखकर बासिल के जाते ही कहका लगा के हंस पड़ती है, पर जल्द ही दोबारा अफसुर्दा भी हो जाती है। बेचारी शीज़ा, मैं अफसुर्दा हूँ तुम्हारे लिए या खुश हूँ? मैं अपने लिए। रूही बेड पे लेटकर छत की तरफ देखते हुए कहती है। बासिल और फिरोज साहब पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। बदर अपने कमरे में तैयार हो रहा था शहर जाने के लिए। वो भी पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, अपना टेस्ट देने के लिए आज शहर जा रहा था। हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों भी आज दूसरे गांव में हमदान साहब के दोस्त की बेटी की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। हमदान साहब ने खुद उनकी शादी में आने का वादा किया था, पर वो अब नहीं थे, तो उनकी जगह बासिल ने उन्हें जाने का कहा था। इसलिए हीरा बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों वहाँ जाने की तैयारियां कर रही थी। आयमा किचन में मौजूद हीरा बेगम को कमरे में भेजकर खुद किचन का काम कर रही थी। बदर तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, अपनी फाइल में पेपर्स देखते हुए। वो सीढ़ियों से नीचे सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी नज़र आयमा पे पड़ती है, जो हाथों में चोट लगने के बाद भी किचन में काम कर रही थी। बदर की सरसरी सी नज़र आयमा पे पड़ती है और वो दोबारा बाहर जाने लगता है, पर जाते जाते रुक जाता है और फिर से पलटकर आयमा की तरफ गौर से देखता है। वो बर्तन धो रही थी, पर हाथों में साबुन लगने की वजह से वो धो नहीं पा रही थी। बदर उसे दर्द में देख के जोर से अपनी फाइल टेबल पर रखता है और किचन में आयमा की तरफ बढ़ता है और जोर से उसे बाजुओं से खींच के अपनी तरफ उसका रुख मोड़ता है। आयमा के साबुन से भरे हुए हाथ सीधा बदर की वाइट कलर की शर्ट पे जा लगते हैं। अगर तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? क्यों महान और मासूम बनने के नाटक कर रही हो तुम? बदर उसके बाजुओं पे गिरफ्त मजबूत करते कहता है। बदर, आप भी मुझे फिर से दर्द देने लग गए हैं। आयमा अपने बाजुओं को छुड़वाने की कोशिश करते कहती है। बदर आयमा की बात पे अपने हाथों की तरफ देखता है और फिर से आयमा के चेहरे की तरफ देखता है, उसे छोड़ देता है। घर में बहुत से नौकर हैं ये काम करने के लिए, तुम छोड़ दो इसे और शराफत से कमरे में जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। बदर आयमा की आंखों में देखते कहता है, क्या हुआ मेरे हुलिये को, ठीक तो है? आयमा अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, नहाकर अपने कपड़े पहनो। रूही के क्यों पहने हुए हैं कपड़े? कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? बदर आयमा की रोने की वजह से लाल होती मासूम सी आंखों में देखते सख्त लहजे में कहता है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। पंचायत ने मुझे शादी करने का नहीं बताया था। अम्मी ने कहा था हम सिर्फ फैसला सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरी शादी का उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था मुझे, इसलिए मैं घर के कपड़ों पे बस बुर्का पहन के आई थी। मेरे पास अपने कपड़े नहीं हैं। आयमा बदर की आंखों में देखते कहती है, फिर कहते हुए ही दोबारा से अपना सर झुका लेती है। तुम? बदर एक बार फिर से कुछ सख्त लहजे में कहने लगा था, फिर उसकी शक्ल देख के रुक जाता है। वो अपनी आंखें बंद किए अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है। जाओ जाके बुर्का पहन के आओ, मैं शहर जा ही रहा हूँ, तुम्हें भी कपड़े दिलवा देता हूँ। बदर की बात पर आयमा झट से हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखती है। आप मुझे कपड़े दिलवाएंगे? आयमा हैरानगी से पूछती है। मुझे लगता है नहीं लेने हैं तुमने, ठीक है,
बदर कह के जाने लगता है कि आयमा जल्दी से उसके बाजू पकड़कर बदर को रोक लेती है। मैं 2 मिनट में ये सब खत्म कर लूँ, फिर बुर्का पहन के आती हूँ। आयमा मुस्कुराती हुई नज़रों से देखती कहती है, 2 मिनट में बुर्का पहन के आओ वरना मैं जा रहा हूँ। बदर अपना हाथ छुड़वाते तल्ख लहजे में कहता है, पर ये कौन करेगा फिर? मैं कर लूँगी। आयमा की बात पर रूही सीढ़ियों से नीचे उतरते बुलंद आवाज़ में हंसते हुए जवाब देती है और जल्दी से किचन में आके आयमा और बदर के पास खड़ी हो जाती है। आयमा तुम जाओ, ये मैं कर लूँगी। रूही हंसते हुए आयमा को देखते कहती है। आयमा बदर का चेहरा देख के हाँ में सर हिलाते ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। बदर और रूही दोनों आयमा को जाते देखते और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं बिल्कुल सीरियस फेस में, और दोनों ही अपना रुख मोड़ लेते हैं पर अपने कदम नहीं बढ़ाते और फ़ौरन से एक लंबा गहरा सांस लेते पलट कर एक दूसरे को देखते हैं। सॉरी यार, उसने ज़्यादा बोल दिया था। बदर रूही का हाथ पकड़कर रोतू सा मुंह बना के कहता है। रूही भी रोने वाली शक्ल बना के बदर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाती है और एक जोरदार मुक्का बदर के पेट में दे मारती है। रूही के मुक्का मारने पे बदर फौरन से अपने पेट पे हाथ रख के ज़मीन की तरफ झुकता चला जाता है। ज़्यादा नहीं कुत्ते, तू बहुत ज़्यादा बोल गया था। अगर अगली बार तूने मुझसे दोस्ती तोड़ने की कोई भी बकवास की तो याद रखना मैं तेरा हशर नशर कर दूंगी। भले ही तेरी शादी हो चुकी है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। रूही बदर के झुके हुए सर की तरफ देखते कहती है और कह के अपने बालों में हाथ फेरते हुए बदर को धक्का देते वहां से बाहर जाने लगती है। चुड़ैल कहीं की। बदर अपने पेट पे हाथ फेरते रूही को जाते देखते कहता वो हल्की सी आवाज़ में है पर रूही के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। चुड़ैल किसको बोला बे? रूही फौरन से पलट के गुस्से में बदर को घूरते कहती है, तुझे बोला तेरे अलावा इस हवेली में और कोई चुड़ैल है? बदर किचन से बाहर निकल के अपनी कमर पे हाथ रखते कहता है, मैं चुड़ैल? रूही उंगली से अपनी तरफ इशारा करते कहती है, हाँ तो तू चुड़ैल, सिर्फ चुड़ैल ही नहीं, डाइन, मोटी गैंडी सांडी भी है तू। बदर गुस्से में रूही की तरफ कदम बढ़ाते कहता है, तेरी ऐसी की तैसी। रूही गुस्से में कहती और कह के जाके बदर के बालों को अपने हाथों में पकड़ के जोर से खींचने लग जाती है। रूही छोड़ मेरे बाल। बदर उसके हाथों को पकड़कर अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करता है। पहले तो मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग। रूही बदर के बालों को मजीद जोर से खींचते कहती है, तुझसे माफ़ी मांगती है मेरी जूती, तू छोड़ मेरे बाल वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, छोड़ चुड़ैल। बदर गुस्से में रूही की आंखों में देखते कहता है, बेटा तेरी जूती से लेके तेरे सर का एक एक बाल मुझसे माफ़ी न मांगे तो कहना तेरी एक एक बकवास की सज़ा। आज तेरे सर पर एक भी बाल ना छोड़ के मैं तुझे दूंगी। रूही कहती है और कह के दूसरे हाथ से भी बदर के बालों को पकड़ के जोर से खींचने लग जाती है। ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही ठीक। बदर कह के रूही के बालों को भी अपने हाथों में पकड़ लेता है। बदर छोड़ मेरे बाल। रूही इसके बालों को खींचते कहती है, पहले तू मेरे बालों को छोड़। बदर और रूही दोनों एक दूसरे को खुले सांड की तरह घूरते हुए कहते हैं, पहले तू मुझसे माफ़ी मांग फिर मैं तुझे छोड़ दूंगी। रूही बदर की आंखों में देखते कहती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बदर अपने लफ्ज़ पे जोर देते कहता है, ठीक है ना मांग माफ़ी। तो फिर रूही हाथों से उसके बालों को और खींचती है और पैरों से एक जोरदार लात बदर की टांग पे मारती है जिससे वो उसी पल रूही के बालों को छोड़ के ज़मीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। रूही ज़मीन पर घुटनों के बल बैठती है और एक घुटना बदर की कमर में चुभाते हुए उसकी कमर पर मुक्कों की बरसात कर देती है और पीछे से उसके बालों को दोबारा खींचने लग जाती है। मनहूस इंसान, अगर आइंदा तूने हमारी बचपन की दोस्ती खत्म करने के बारे में कहा तो याद रखना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूही से मारते हुए कहती है और सरसी से नज़र उठा के सीढ़ियों से ऊपर देखती है जहां आयमा कमरे से बाहर निकल रही थी। रूही जल्दी से बदर के ऊपर से हट जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। ओए उठ, तेरी बीवी आ रही है। रूही बदर को बाजुओं से पकड़ के खड़ा करने की कोशिश करते कहती है। रूही उसे जैसे ही खड़ा करती है तो उसकी नज़र बदर के चेहरे पे पड़ती है जिसका नक्शा आज एक बार फिर से बदल चुका था। रूही बदर की शक्ल देखती है और उसका कहकहा हवा में बुलंद होने लगता है। बदर तेरा मुंह तो आज बिल्कुल बंदर के बॉम्ब जैसा लाल सुर्ख हो चुका है। बदर गहरा सांस देते रूही को गुस्से में घूर के देखता है, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदर गुस्से में कहता है पर रूही के चेहरे से उसकी शक्ल देख के हंसी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओ बेटा, पहले कॉम्प्लेन पी लो फिर मुझसे पंगा लेना, तेरी बीवी आ गई है, ऐसा मुंह दिखाएगा उसे। रूही हंसते हुए कहती है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, उसे भी वहीं भेज देना, लेकिन 2 मिनट बाद, अभी नहीं। बदर गुस्से में काट खाने वाली नज़रों से देखते कहता है, ओके। रूही हाथ से इशारा करती है। बदर हल्की सी गर्दन मोड़ के आयमा को देखता है और टेबल से अपनी फाइल्स उठा के जल्दी से हवेली से बाहर निकल जाता है। आयमा बदर को जाता देख मायूसी से सर झुका लेती है। उसे लगता है कि वो शायद अब उसे नहीं लेके जाना चाहता। वही तुमने क्यों अपना मुंह लटका लिया है? रूही आयमा के पास आके उसके सामने खड़ी होकर पूछती है।
बदर ने कहा था कि वो मुझे कपड़े दिलवाएंगे, लेकिन अब शायद वो मुझे साथ नहीं लेके जाना चाहते। आयमा अफसुर्दगी से कहती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रूही मुस्कुराते कहती है, तो वो मुझे साथ ले जाने चाहते हैं। आयमा मुस्कुराती हुई नज़रों से देखते रूही से पूछती है, हाँ बिल्कुल। रूही आयमा की थोड़ी पकड़ के उसे प्यार से जवाब देती है, तो मैं जाऊँ? आयमा रूही से पूछती है, हाँ हाँ जाओ। रूही हंसते हुए जाने का कहती है तो आयमा जल्दी से हवेली से बाहर निकल जाती है और जाके हिचकिचाते हुए बदर की गाड़ी में बैठ जाती है। बदर अपना हुलिया दुरुस्त करके गाड़ी में बैठे बिल्कुल कोल्ड फेस में अपने मोबाइल में लगा हुआ था। आयमा को एक नज़र गाड़ी में बैठा देख वो फ़ोन अपने कोट की जेब में डालता है और गाड़ी स्टार्ट की हवेली से बाहर की जाने बढ़ने लगता है। बदर और आयमा के जाते ही रूही किचन समेटती है और दोबारा अपने कमरे में जाके पढ़ाई करने लग जाती है। रूही कभी लेट कर तो कभी बैठ कर सारा दिन अपनी पढ़ाई में गुजार देती है। शाम हो चुकी थी, बासिल के आने का वक्त हो रहा था। रूही कमरे में पूरा दिन पढ़ाई में ही गुजार देती है। बदर और आयमा दोनों अब तक शहर में शॉपिंग मॉल में जाने से पहले बदर पहले अपने टेस्ट के लिए जाता है और आयमा गाड़ी में उसका इंतजार कर रही होती है। बदर अपना टेस्ट दिए और पेपर जमा करवाए वापस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। नजरें फाइल में बचे हुए बाकी के कागजात पे टिकी होती हैं। कदम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन नजरें फाइल पर थी। बदर सरसरी सी नज़र उठा के गाड़ी में बैठी आयमा जो सीट से पुश टिकाए अपने हाथ की मुट्ठी बनाए गाड़ी की खिड़की में बाजू टिका कर उस पर अपना सर लगाए पुरसुकून सी हो के सो रही थी। गाड़ी की तरफ जल्दबाजी में बढ़ते कदमों की रफ्तार पुरसुकून सी मासूम सी हिजाब में मलबूस जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उन्हें देख के कदम अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। बदर पार्किंग एरिया में पार्क की हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और आहिस्ता से गाड़ी में बैठकर उसका दरवाज़ा बंद करता है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बदर के हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखे वो कुछ पलों के लिए वहीं रुक जाते हैं। बदर आयमा की तरफ देखने से पहले हैंडल से नज़र उठा के खिड़की से बाहर देखता है और एक लंबा गहरा सांस लेते वो बिना आयमा की तरफ देखे अपनी सीट बेल्ट लगाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। गाड़ी का स्टार्ट होते ही उसकी आवाज़ पे आयमा झट से डरते हुए अपनी आंखें खोल लेती है और फ़ौरन से गर्दन मोड़ के ड्राइविंग सीट की तरफ देखती है। आयमा बदर की तरफ देखते एक अपने दिल पे हाथ रख के एक लंबा गहरा सांस लेती है और ख़ुद के धड़कते हुए दिल को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। बदर आपने मुझे डरा दिया है। आयमा अपने चेहरे से हिजाब उतारते हुए डरे हुए लहजे में बदर के चेहरे की तरफ देखते कहती है। बदर आयमा की बात सुन के गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखता है और उसके अंडे जैसी गोरी रंगत को काले रंग में छुपा हुआ देख के वह 2 पल के लिए खामोश होकर उसकी आंखों में देखने लग जाता है। पर जल्दी खुद को कंपोज किए वो सामने के शीशे में देखते आयमा से नजरें हटाते तल्ख और सख्त लहजे में कहता है, इंसान को घर से बाहर कभी इस तरह तन्हा गहरी नींद में सोना नहीं चाहिए, वरना अपने नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होता है। बदर की नज़रें सामने रोड पर टिकी हुई थी। वो पुलिस एकेडमी से गाड़ी निकालते हुए रोड पर नज़रें जमाए हुए था। मैं घर से बाहर नहीं सोती हूँ, वो आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नींद आ गई थी। आयमा नज़रें झुकाए अपने हाथों को मसलते कहती है, धीमे लहजे में कहती है, मेरा इंतज़ार करने को नहीं कहा था मैंने, तुमसे फ़ोन चला के टाइम पास कर सकती थी तुम। बदर रोड से नज़रें हटा के आयमा की तरफ सरसरी सी नज़र डालते कहता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। आयमा अभी भी मुसलसल अपने हाथों को आपस में मसले जा रही थी। बदर एकेडमी से दूर कुछ फासले पे जाकर गाड़ी को रोक देता है और गुस्से में अपनी सीट बेल्ट खोलते आयमा की तरफ मुंह किए बैठ जाता है। किस दुनिया से आई हो तुम? बदर गाड़ी को रोकते गुस्से में आयमा की तरफ देखते कहता है, ना तुम्हारे पास फ़ोन है और ना ही कपड़े। बदर का लहजा काफ़ी हद तक सख्त था। तुमसे 1000 गुना बेहतर तो रूही है, लड़की नहीं बॉम्ब है वो। दूसरों के लिए अच्छा सोचती है लेकिन अपने लिए भी वो हमेशा सोचती है। गांव की है, हवेली में रहने वाली तुम्हारी ही तरह की एक आम सी लड़की, लेकिन कमज़ोर नहीं, बहादुर। बदर गुस्से में अपने हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहता है, जो लड़की खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकती वो ज़िंदगी में कभी और क्या करेगी। बदर ज़ोर से अपना हाथ फिर से स्टीयरिंग पे मारता है। बदर की सख्त बातों पे आयमा की आंखों से आंसू तेज़ी से बहना शुरू हो गए थे। बिल्कुल, ये वो वाहिद काम है जो तुम कर सकती हो, रोने के अलावा भी और कुछ आता है तुम्हें? बदर आयमा की आंखों से निकलते आंसुओं की तरफ देखते कहता है। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.